चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। एक नंद की 4 गोरी भाभियां। गांव का चौराहा सुबह सुबह ही चहल पहल से भर चुका था। पास ही लगे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे थे और सामने गली से बकरियां मिमियाती हुई निकल रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ तो उस हैंडपंप पर थी जो पूरे गांव की औरतों का ठिकाना बना हुआ था। हैंडपंप से पानी भरने का काम कभी सीधा सादा नहीं होता था, बल्कि यही चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। ही वो जगह थी जहां गांव की औरतें अपना सारा सुख दुख, निंदा, प्रशंसा और नए पुराने किस्से बांटती थी। इसी हैंडपंप पर आज सुबह सुबह पहुंची थी संध्या, भाग्य लक्ष्मी की इकलौती बेटी। उसके हाथ में पीतल का एक बड़ा सा घड़ा था, आंखों में थकान और चेहरे पर वही उदासी जो अक्सर रहती थी। जैसे ही वो झुककर पानी भरने लगी, पीछे खड़ी औरतों ने आपस में कानाफूसी करना शुरू कर दिया। अरे देखो तो भाग्य लक्ष्मी की बेटी आई है, कैसी काली कल्लूटी है, बिल्कुल अपने बाप और माँ पर नहीं गई। हाँ रे, और सुन तो, कहते हैं भाग्य लक्ष्मी खुद अपनी बेटी को देखना भी पसंद नहीं करती। कहती है कि काला रंग तो अभिशाप है। अब बताओ, अपनी ही औलाद को कोई माँ कैसे नापसंद कर सकती है। बात चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। तो सही है बहन, 4 गोरे चिट्टे बेटे हो और ऊपर से एक काली लड़की, ये कैसे भाएगी उसे? और फिर कौन करेगा शादी इससे? कोई मना करेगा तो कहेगी भाग्य लक्ष्मी की बेटी है, लेकिन भला कोई लड़का भी तो देखेगा ना रंग रूप। संध्या पानी भरते हुए सब सुन रही थी। दिल में जैसे किसी ने कांटे चुभो दिए हो। आंखें छलक पड़ी, लेकिन उसने सिर झुकाकर अपने आंसू छुपा लिए। पानी भर चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। कर जैसे ही संध्या घर पहुंची, आंगन में खड़ी उसकी माँ ने तेज आवाज में पुकारा, ओ काली, कहाँ मर गई थी? देखती नहीं कितने काम पड़े हैं घर में? घड़ा रखने के बाद तुरंत आकर झाड़ू लगा। माँ, मैं पानी लेने गई थी, थोड़ी देर हो गई। अब मुझसे जुबान चलाने लगी है? तेरे इस रंग के कारण ही लोग ताना मारते हैं, ऊपर से तेरे में अकड़ भी भर गई है। जा, ज्यादा बातें मत कर। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। संध्या चुपचाप सिर झुकाकर आंगन बहारने लगी। उसके चारों भाई कमरे से बाहर आते हुए माँ से बोले, अरे अम्मा रहने दीजिए, हम भी काम कर लेंगे। तुम सब राजकुमार हो, घर का काम तुम्हारे लिए नहीं है, ये सब करने के लिए ही तो ये काली अभिशाप हमारे सिर पर बैठी है। चारों बेटे चुप हो गए। वो अपनी बहन से मन ही मन सहानुभूति रखते थे, लेकिन माँ के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। दिन बीते और एक दिन गांव का पंडित हरिदास भाग्य लक्ष्मी के घर आए। भाग्य लक्ष्मी बहन, तुम्हारे चारों बेटों के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते लेकर आया हूँ। चारों परिवार अमीर और नामी है। लड़कियां गोरी चिट्टी सुंदर और घर गृहस्थ से निपुण है। भाग्य लक्ष्मी के चेहरे पर चमक आ गई। वाह पंडित जी, यही तो मैं चाह रही थी मेरे राजकुमार बेटों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। ये राजकुमारियां ही मिलनी चाहिए, जल्दी से उन परिवारों को बुलाइए। संध्या पास ही खड़ी थी। उसकी आंखें इस उम्मीद में उठी कि शायद इस चर्चा में उसका भी जिक्र आएगा, लेकिन उसकी माँ ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। कुछ ही दिनों में शादियों की तैयारियां शुरू हो गई। घर के आंगन में हल्दी, मेहंदी और संगीत के रंग बिखरने लगे, लेकिन इन सारे उत्सवों में संध्या को शामिल होने की मनाही थी। अगर ये काली कहीं रस्मों में दिख गई तो अपशगुन हो जाएगा। इसकी सूरत से ही तो मेरा जी जलता है। संध्या छुप छुप कर कोने से देखती रहती। जब उसके भाइयों की बारात निकलने की तैयारी होती, बाहर ढोल नगाड़े बजते और अंदर उसे रसोई में काम में झोंक दिया जाता। गांव की औरतें फिर चुगली करती। अरे भाग्य लक्ष्मी ने तो अपनी बेटी को शादी के मजमे से दूर रखा है, कैसे? चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। ऐसा जमाना आ गया है, माँ खुद ही बेटी को अपशगुन मानने लगी है। लेकिन बहुए देखना, सब गोरी चिट्टी आएगी और संध्या बेचारी को तो शायद अपनी शादी का सपना भी नहीं देखना चाहिए। संध्या भीतर से तड़प उठी। एक रात वो अपनी सहेली से बोली, क्या सचमुच मेरा रंग इतना बड़ा अपराध है? क्या मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी? नहीं संध्या, तू जैसी है वैसी ही सुंदर है, बस तेरी माँ को समझ नहीं है। देखना, एक दिन तेरा असली मूल्य सबको पता चलेगा। आखिरकार धूमधाम से चारों भाइयों की शादी हो गई। ढोल, ताशों और आतिशबाजी के बीच भाग्य लक्ष्मी के घर में 4 नई बहुएं आ गई। संध्या दूर खिड़की से देख रही थी। दुल्हनें लाल जोड़े में चमक रही थी।
और उनकी गोरी चमड़ी भाग्य लक्ष्मी की खुशी को दोगुना कर रही थी। भाग्य लक्ष्मी ने बहुओं को गले लगाकर कहा, तुम सब मेरी बेटी चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। जैसी हो, बल्कि बेटियों से भी बढ़कर। संध्या का दिल उस वक्त जैसे टूटकर बिखर गया। वो मन ही मन सोच रही थी, तो क्या मैं अपनी ही माँ के लिए कभी बेटी नहीं बन पाऊंगी? शादी के बाद जब बारात लौट कर आई तो भाग्य लक्ष्मी का घर 4 नई दुल्हनों की खिलखिलाहट से गूंज उठा। आंगन में हल्दी और गुलाब की खुशबू फैली थी और बहुओं के गहनों की छनक से जैसे घर का हर कोना जगमगा गया। भाग्य लक्ष्मी उनकी आरती उतारते हुए बार बार बोल रही थी, हाय हाय मेरी किस्मत देखो, चारों बेटों के लिए 4 चांद जैसी बहुएं मिली है। अब तो मेरा घर भी महल लगेगा। संध्या को शादी के उत्सवों से पूरी तरह से दूर रखा गया था। वो एक कोने में बैठी बस सब कुछ देख रही थी। जब बहुओं ने अंदर कदम रखा तो उसने मन ही मन सोचा, अब तो मेरी हालत और भी दयनीय हो जाएगी। माँ 4 गोरी बहुएं मिल गई, मेरी क्या बिसात। दूसरे दिन सुबह होते ही भाग्य लक्ष्मी ने बहुओं को कमरे में बुलाया। बहुओं, तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। किसी काम की चिंता नहीं करनी है। तुम सब रानी हो, बस सजो सवरो और अपने पतियों को खुश रखो। बाकी कामों के लिए मेरी बेटी है ना। पर माँ जी, घर का काम तो हम सब भी कर सकते हैं, हम तो मिलजुल कर। भाग्य लक्ष्मी ने हाथ उठाकर रोक दिया। ना ना, तुम्हारी कोमल चमड़ी काम के लिए नहीं बनी है, ये सब तो उस काली के लिए है। उसे तो पैदा ही काम करने के लिए किया गया है। चारों बहुएं एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। उनके लिए ये अजीब था। अक्सर वो सुनती थी कि सास बहू पर अत्याचार करती हैं, पर यहाँ तो मामला उल्टा था। सगी बेटी ही नौकरानी और बहुएं रानी। इसी तरह से कुछ दिन बीते। एक सुबह कविता आंगन में आई और संध्या से बोली, बहन जरा हमें बताओ ना, ये कुएं से पानी खींचते कैसे हैं? हमें भी सीखना है। आप रहने दीजिए भाभी, आप लोग अपनी सफेद चमड़ी खराब मत कीजिए, ये काम मेरे ही लिए है। नीलिमा पास आई और हंसते हुए बोली, अरे सफेद गोरे का चक्कर छोड़ो, हम सब बहनें हैं, क्यों अलग करती हो हमें? संध्या ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, आप लोग नहीं समझेंगी, मेरी अपनी माँ ने मुझे नौकरानी बना कर रखा है और आपको राजकुमारी। मैं आप सबको भी उसी जैसी औरतें समझती हूँ। सुरभि दुखी होकर बोली, नहीं संध्या, हम तुम्हारी तरह सोचते हैं। हमें भी अजीब लगता है कि माँ जी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करती है। संध्या ने घड़े में पानी भरते हुए कहा, आप लोग बस कहने को चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। बोलती हैं, असलियत मुझे पता है। और वो झटके से वहां से चली गई। शाम को जब चारों बहुएं रसोई में गई तो भाग्य लक्ष्मी दौड़ती हुई आई। ए क्या कर रही हो बहुओं? तुम्हारे हाथों में हल्दी मेहंदी लगी है, चूड़ियाँ चमक रही है और तुम सब प्याज काट रही हो। छोड़ो ये सब। संध्या, ए संध्या, आकर बहुओं के लिए सब्जी काट। संध्या मन मसोक कर भीतर आई और काम करने लगी। बहुएं हंसी रोक न सकी। रश्मि धीरे से बोली, माँ जी, अगर हमें बस सजना संवरना है तो हमें रोज कोई फैशन शो भी भेज दिया कीजिए। क्यों नहीं, मेरा घर ही तुम्हारा मंच है। संध्या ने भीतर ही भीतर कहा, वाह रे भाग्य, एक घर में मेरी हैसियत नौकरानी की और उन्हें मंच की अदाकार बना दिया। रात को चारों भाभियां अपने कमरे में बैठकर बातें कर रही थी। तुम लोगों ने देखा माँ जी संध्या के साथ कितना कठोर व्यवहार करती हैं। हाँ, और संध्या भी हमें अपनाने नहीं देती, सोचती है हम सब उसके खिलाफ हैं। हमें धीरे धीरे उसका विश्वास जीतना होगा। बिल्कुल, हमें संध्या को ये जताना होगा कि हम उसकी सगी बहनें जैसी भाभियां हैं, दुश्मन नहीं। चारों ने मिलकर ठान लिया कि वो संध्या का साथ देंगी, चाहे उसकी माँ को अच्छा लगे या बुरा। गांव का बाजार उस दिन बहुत चहल पहल से भरा हुआ था। सब्जियों की टोकरी, मसालों की खुशबू और दुकानदारों की आवाजें पूरे चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। चौक में गूंज रही थी। संध्या घर के कामों की लंबी लिस्ट लेकर बाजार आई थी, हाथ में बड़ी टोकरी और चेहरे पर वही थकान। वो जैसे ही सड़क पार करने लगी, अचानक से उसका पैर गड्ढे में फंस गया। तेज चीख निकली और वो जोर से गिर पड़ी। उसके हाथ में भरी टोकरी छिटक गई और सब्जियां बिखर गई। लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा, अरे ये तो भाग्य लक्ष्मी की बेटी है, लगता है हाथ टूट गया है। संध्या दर्द से करा रही थी।
किसी तरह से लोग उसे घर पहुंचा दिए। जैसे ही चारों भाभियां दौड़ कर आई, उन्होंने देखा कि संध्या का हाथ सूज गया है। हे भगवान, ये तो फ्रैक्चर लग रहा है। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। भाग्यलक्ष्मी पहले तो चुप रही, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन भाभियों की भाग दौड़ देखकर वो भी सोच में पड़ गई। डॉक्टर ने आकर पट्टी बांधी और कहा, हाथ टूट गया है, कुछ हफ्ते तक कोई काम नहीं हो पाएगा। अब तो अम्मा और भी नाराज होंगी, काम कौन करेगा? रश्मि उसका हाथ थाम लेती है। काम की चिंता मत करो संध्या, अब से घर का हर काम हम चारों मिलकर करेंगे, तुम बस आराम करो। संध्या हैरान होकर बोलती है, लेकिन माँ जी को जो कहना है कहे, हमें तेरी तकलीफ ज्यादा बड़ी लगती है। अब हर सुबह कोई भाभी उसके लिए गर्म दूध लाती, कोई उसकी पसंद का खाना बनाती, कविता तो रोज उसका बाल तक संवार देती, नीलिमा किताबें लाकर कहती, पढ़ ले बहन ताकि मन लगा रहे। संध्या को ये सब सपने जैसा लग रहा था। उसके मन में शंका उठता है, क्या ये सच में मेरा ख्याल रख रही हैं या बस माँ जी को दिखाने के लिए? लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, भाभियों की सेवा और सच्चा अपनापन देखकर उसका कठोर दिल नरम होने लगा। एक रात संध्या रोते रोते बोली, मैंने तुमको सबको माँ जैसा समझा था, सोचा तुम सब भी मुझे नीचा दिखाओगी, लेकिन तुम सब तो सगी बहनों से भी बढ़कर निकली। रश्मि ने उसके चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। आंसू पोंछते हुए कहा, बहन, रंग रूप से इंसान की पहचान नहीं होती, तू हमारे लिए परिवार की जान है। फिर चारों ने एक साथ कहा, अब से तू हमारी ननद नहीं, हमारी प्यारी बहन है। भाग्यलक्ष्मी ये सब दूर से देख रही थी। उसके भीतर पहली बार पछतावे की आग जली। वो रात को संध्या के पास आई, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, संध्या, मैंने तुझसे बहुत अन्याय किया है, माँ होकर भी तुझे बेटी का दर्जा ना दे सकी, माफ कर दे मुझे। संध्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, अम्मा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार माँ बनकर मुझे गले लगा लीजिए। भाग्यलक्ष्मी ने भर भर कर उसे सीने से लगा लिया। घर का आंगन पहली बार सच्चे रिश्तों की मिठास से गूंज उठा। अब घर का नजारा बदल चुका था। चारों भाभियां और संध्या मिलकर हंसी ठिठोली करती, रसोई में गीत गाती और साथ में काम करती। भाग्यलक्ष्मी भी धीरे धीरे अपने पुराने विचार छोड़ चुकी थी और वो हर किसी से कहती, रंग नहीं कर्म ही आदमी की पहचान है। मेरी बेटी संध्या मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं। गांव की औरतें अब वही हैंडपंप पर इकट्ठे होती और कहती, देखा भाग्यलक्ष्मी की बेटी कितनी भाग्यशाली निकली। 4 गोरी भाभियां हैं, लेकिन सबसे अनमोल तो वही है। संध्या अब मुस्कुराते हुए पानी भरती और मन ही मन सोचती, काश हर माँ अपनी बेटी को रंग रूप से नहीं, दिल से देखे। पुराने वर्सेस नए जमाने की बहू की मुंह दिखाई ड्रेस। हर्षद मेहता और उसका बेटा दीपक का गांव के एक प्रोजेक्ट के दौरान एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद वो घर आ रहे थे। घर आते ही उसके परिवार वाले उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। आ गए मेरे दोनों बेटे, तुम ठीक तो हो ना? देखो कितनी चोट आई है। अरे माँ, हम बिल्कुल ठीक हैं, ये तो बस मामूली सी चोट है। हाँ दादी, अब मैं और पापा बिल्कुल ठीक हैं। वो तो भला हो उस लड़की का चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, जिसने हमें पनाह दी और हमारी देख रेख भी की। कौन सी लड़की? हाँ, किसने आखिर तुम्हारी मदद की? यहाँ तो अपने भी आजकल साथ छोड़ देते हैं, तो फिर उस बेगाने गांव में कौन सहारा मिल गया? अरे माँ, बहुत ही नेक दिल की लड़की थी, सर्वगुण संपन्न, बहुत ही शालीन शांत स्वभाव की थी। सच बेटा, आजकल ऐसी लड़की का मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात है। क्या माँ जी, आप भी उस लड़की को लेकर बैठ गई? छोड़िए ना। नहीं ममता, माँ ने बिल्कुल सही कहा। आज के समय में ऐसी लड़की का मिलना बहुत मुश्किल है। वो जमीन से जुड़ी हुई लड़की है और संस्कारी भी है। हाँ माँ, जब हमें वहाँ पर खाने को कुछ भी नहीं मिला तो उसने हमें बहुत प्यार से खाना पूछा, और जब मैं उसके हाथ का चूल्हे का खाना खाया ना, तो दादी आप मानोगे नहीं, आपके बनाए हाथ के खाने का जादू भी उसके हाथ में था। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अरे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप लोग कहना क्या चाहते हैं? अरे भाग्यवान, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वो लड़की हमारे दीपक के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। हमें ऐसी लड़की की ही तलाश थी जो पुराने जमाने की ही हो, जो तौर तरीके समझती हो, परंपराओं का सम्मान करना आता हो जिसे।
आप ये कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो गरीब गांव की लड़की और पुराने जमाने की इस घर की बहू नहीं बन सकती। बहू आज के जमाने की मॉडर्न ब्यूटीफुल होनी चाहिए, जैसा कि मैं चाहती हूँ। आप लोगों के पसंद की पुराने जमाने की लड़की इस घर में नहीं आएगी, बस। देखो ममता, मैं कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ। मैंने उस लड़की को इस घर की बहू मान लिया है तो मान लिया है, और दीपक भी शादी के लिए राजी है, और शायद माँ को भी शायद वो बहुत अच्छी लगेगी। तभी वहां पर उस घर का छोटा बेटा मयंक वहां आ जाता है और ममता अपने मगरमच्छ के आंसू लिए उसके पास जाती है। देख बेटा, तेरे पिताजी, दादी और तेरे बड़े भाई क्या कह रहे हैं। वो इस घर में पुराने जमाने की बहू लाना चाहते हैं, जिसका कोई क्लास नहीं, स्टैंडर्ड नहीं, बिल्कुल गवार। उन्होंने तो मेरी सलाह भी मुनासिब नहीं समझी। लेकिन बेटा, मैं तेरे लिए मॉडर्न लड़की लाना चाहती हूँ, आज के जमाने की सोच वाली। अब तू बता, मेरी पसंद से शादी करेगा या नहीं? अरे मेरी प्यारी माँ, मैंने आज तक आपकी बात कभी काटी है क्या? आप बताओ, जो आज काट दूंगा। वैसे भी आपका लाडला हूँ, साथ ही अगर बड़ों ने कोई फैसला लिया है तो वो अच्छा ही होगा। लेकिन मैं तो शादी आपके पसंद की लड़की से ही करूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। सच में मयंक बेटा, तू ही है मेरा असली बेटा। हर्षद जी, मैं अभी आपको बता देती हूँ कि बड़े बेटे के साथ ही मेरे छोटे बेटे की भी शादी होगी। ठीक है भाग्यवान, जैसा तुम चाहो वैसा ही करो। लेकिन मेरी बड़ी बहू तो पुराने जमाने की ही आएगी, और ये बात अपने दिमाग में जरूर डाल लेना। इस तरह ममता अपने नकली आंसू दिखाकर अपने छोटे बेटे मयंक को अपने बातों में चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। फंसा लेती है और उसके लिए मॉडर्न और विदेशी लड़कियां ढूंढना शुरू कर देती है। कई हफ्तों की खोज के बाद पंडित उसे एक लंदन में पली बढ़ी सोफिया नाम की लड़की की फोटो दिखाते हैं। उसके बाद वो घर पर आकर ये बात अपने परिवार वालों को बताती है। ममता बहू, तू एक मॉडर्न जमाने की विदेशी बहू घर में ला रही है। तुझे तो पता है कि हम पुराने जमाने में विश्वास रखते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा फैसला तुझ पर ही भारी पड़ जाए। ममता सोच लो, कहीं तुम्हारा किया तुम पर उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि मैं तो माँ की बातों से सहमत हूँ। अरे ये आप दोनों कैसी बातें कर रहे हैं? अब मॉडर्न है और यहाँ आकर साड़ी लपेटेगी तो वो तो मुझे भी अजीब लगेगा। मैं तो ये चाहती हूँ कि मोहल्ले के सभी औरतें मेरी मॉडर्न बहू को देखते रह जाए। शायद बहू हमारी तुझे बात समझ में नहीं आएगी, अब तो तुझे वक्त ही बताएगा। ऐसे ही वक्त बीतता है और अब दोनों बेटों की शादी धूमधाम से हो जाती है, और ममता खुशी खुशी अपनी विदेशी बहू सोफिया को घर ले आती है और उसका गृह प्रवेश करती है। लेकिन दूसरी बहू का गृह प्रवेश नहीं करती। आओ मेरी सोफिया बहू, तुम्हारा घर में स्वागत है। जी मम्मी जी, बट ये गरीब सी लड़की कौन है? वाह बहू, तेरा बोलना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल लंदन जैसे आई हो, टूटी फूटी सी सही हिंदी बोल रही हो, अच्छा लग रहा है। और ये तुम्हारी जेठानी, पुराने जमाने की, इसीलिए इसके कपड़े ऐसे हैं। गांव से है जो, बट यू आर माई मॉडर्न बहू। यस, व्हाई नॉट माँ जी। ममता बहू, अगर मेरी बहू तुझे इतनी पुराने जमाने की लग रही है तो रहने दे, मैं अपनी बहू का खुद से गृह प्रवेश करवाऊंगी। इसके बाद दादी सास पुराने तौर तरीके से राधा का गृह प्रवेश कराती है। शुक्रिया दादी माँ, आपका गृह प्रवेश करने के लिए। और माँ जी, मैं नहीं जानती कि आप मुझसे क्यों नाराज़ हैं, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि ये नाराज़गी आप मुझसे दूर कर दें। ममता इस तरह अपनी बड़ी बहू की बातों को नजरअंदाज करके अपने मॉडर्न बहू और बेटे को घर के अंदर ले जाती है। वहीं रिश्तेदार और पड़ोसी तरह तरह की बातें भी करते हैं। अरे ममता की मॉडर्न बहू तो बिल्कुल भी संस्कारी नहीं है। वही राधा को देखो, सर्वगुण संपन्न। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। राधा के आगे तो वो मॉडर्न बहुरिया तो कुछ भी नहीं लगती। इसी तरह रिश्तेदार और औरतें आपस में बात कर रहे होते हैं। अगले दिन दोनों बहू की पहली रसोई होती है, जहां दादी सास के उठने से पहले ही राधा पूरे घर की साफ सफाई कर देती है और रसोई में मिट्टी और गोबर से चूल्हा बना कर ले आती है। और घर में धुआं देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। अरे इतना धुआं कहाँ से आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि किसी ने एक साथ चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। कोई चीज जला दी हो। किसने की है ये हरकत? अच्छा,
तो तू है पुराने जमाने की। मुझे लगा ही था, तेरे अलावा ये हरकत कौन कर सकता है। इतने में आवाज सुनकर घर की मॉडर्न बहू और बाकी लोग भी वहां पर आ जाते हैं। अरे राधा बहू, मुझे तो लगा था कि तू सो रही होगी, लेकिन तू तो जल्दी ही उठ गई। और ये क्या, तूने गोबर मिट्टी का चूल्हा बना दिया? हाँ दादी माँ। ओह शिट, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ऑल किचन को बर्न करने वाली है ये ऑल टाइम की बहू। ओह याक, बहुत तेज बदबू भी आ रही है। अरे ये बदबू नहीं है, ये तो खुशबू है। मुझे पूरे 2 घंटे लग गए गोबर को ढूंढने में। पहले मिट्टी से चूल्हे को बनाया और फिर गोबर से लिपाई कर दी। बहुत खूब, बहुत खूब। देखो ममता, इसमें इतनी हैरानी वाली कोई बात नहीं है। अभी बड़ी बहू को यहाँ की समझ नहीं है, इसलिए ये गलती हो गई है। राधा बहू, चूल्हे को आंगन में ही रखा जाता है क्योंकि बहुत धुआं होता है ना। तुम किचन में ऑटोमेटिक चूल्हा इस्तेमाल कर सकती हो। अब इस कारनामे पर भी पर्दा डाल लो। वैसे भी मेरी कौन सुनने वाला है यहाँ। ये सब छोड़ ममता बहू, ये सोफिया बहू ने क्या पहन रखा है? नाइटी। और ये अभी तक नहाई क्यों नहीं? इसे तुमने बताया नहीं कि आज उसकी पहली रसोई है। What? पहली रसोई दादी? It's mean I'm cooking the kitchen. अरे ओ ममता, अपनी बहू को समझा ले। मेरे सामने इंग्लिश झाड़ने की जरूरत नहीं है। जी माँ जी, मैं सोफिया बहू को समझाती हूँ। सोफिया बहू, जाओ तैयार हो जाओ। इस तरह दोनों सास बहू खिसक लेते हैं। इसी तरह कुछ देर बीत जाता है और एक और पुराने जमाने की बहू आंगन में खाना बनाती है तो मॉडर्न बहू किचन में अपनी पहली रसोई करती है। दोनों ही अपने बनाए हुए खाने को डाइनिंग टेबल पर लगा देते हैं। पिताजी, मैंने लिट्टी चोखा, आम की चटनी और भुजिया और मक्के की रोटी और सरसों का साग भी बनाया है। वाह बहू वाह, क्या गजब का खाना बनाया है। खाना देखकर तो मुंह में पानी आ गया। और खुशबू तो बहुत ही लाजवाब है। अच्छा छोटी बहू, तुम्हारा खाना कहाँ है? ये तो रहा पापा जी, ये बटर टोस्ट, ग्रीन टी, सैंडविच, मिक्स वेज सैलेड। बाप रे, ये कैसा खाना है? ये तो मेरे से नहीं खाया जाएगा। नए जमाने की बहू ने नए जमाने का खाना बनाया है। ममता, तू अपने नए जमाने की बहू का खाना खा ले। मैं तो अपनी पुराने जमाने की बहू के बने हुए खाना खाऊंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो। तुझे खाना है तो तू भी खा ले। वाह राधा बहू, बहुत स्वादिष्ट बनाया है खाना। नहीं, मुझे इस बहू के हाथ का खाना नहीं खाना। सोफिया बहू है ना? अरे ओ सोफिया बहू, तेरे गले का मंगलसूत्र सिंदूर कहाँ है? और ये किस तरह के कपड़े पहने हैं? शर्म नहीं आती? दादी जी, मैं आजकल की मॉडर्न बहू हूँ। ये सब लगाना मुझे शोभा नहीं देता। अरे ममता, तुम ही समझाओ। कल ही हमारे बेटे की शादी हुई है, ये तो सुहाग की निशानी है। ये क्या शोभा देता है? लंदन में तो कोई नहीं करता ये सब फॉलो। ममता फिर भी चुप रहती है। देखो बहू, कल तुम्हारी मुंह दिखाई है। ऐसे बेहुदा ड्रेस बिल्कुल भी मत पहनना। हम पुराने रीति रिवाज वाले हैं। मैं ड्रेस भिजवा दूंगी, वही ड्रेस तुम्हें कल पहनना है। ध्यान रहे, कल हमारी इज्जत नीलाम नहीं होनी चाहिए। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सोफिया बहू को सब समझा दूंगी। ममता जैसे तैसे करके बात को संभाल लेती है। शाम को ममता एक पुराने जमाने की ड्रेस को ले जाकर सोफिया को देती है। सोफिया बहू, बस कल की बात है, तू मेरी इज्जत रख ले। बस कल के लिए पूरी रीति रिवाज से सिंदूर, मंगलसूत्र और ये ड्रेस पहनकर नीचे आ जाना, ताकि कोई तेरे ऊपर उंगली ना उठा सके और मेरे चॉइस पर कोई सवाल ना कर सके। बट मम्मी जी, मुझे ये नहीं पसंद। इट्स वेरी ओल्ड ड्रेस। बस मेरे खातिर पहन लियो बहू। ऐसा कहकर ममता वहां से चली जाती है, लेकिन सोफिया के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वहीं दूसरी ओर। धन्यवाद दादी सा, ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। कल की मुंह दिखाई में मैं ये ड्रेस जरूर पहनूंगी। जुग जुग जियो बेटा। इसी तरह रात से अगली सुबह हो जाती है। पूरा घर जोरों शोरों से सजाया जा रहा होता है। घर के नौकर चाकर घर के सदस्य मुंह दिखाई की तैयारी कर रहे थे। इसी
चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। प्रकार से मुंह दिखाई का समय आ जाता है, जहां सोफिया एक मॉडर्न ड्रेस में चलकर पार्टी हॉल में आती है, जिसे देखकर लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। अरे सोफिया बहू तो बड़ी बेशर्म है। हाय ये कैसा फैशन है। चारों तरफ बस मेहता परिवार की हंसी ही उड़ रही थी। तभी कुछ देर बाद वहां पर बड़ी ही सुंदर ड्रेस में राधा आती है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी पड़ोसी और रिश्तेदार चौंक जाते हैं। इसे कहते हैं संस्कार। हाँ, आखिर पुराने जमाने की बहू जो ठहरी। जुग जुग जियो राधा बहू, आज तूने हमारे घर की लाज बचा ली। देखा ममता, मैं कहती थी ना कि यही हमारे घर की असली बहू है। हाँ माँ जी, मैं समझ गई कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। इस तरह ममता का सर नीचे देखकर सोफिया को समझ में आ जाता है कि उसने आज बहुत बड़ी गलती की है और उसे अपनी गलती का पछतावा भी होता है, और वो उनके पास आकर कहती है, आई एम सो सॉरी माँ जी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपकी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं बहू, जरूरी है कि कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो है। इस तरह यशोदा और हर्षद के कहने पर ममता अपनी मॉडर्न विदेशी बहू को माफ कर देती है और वो मुंह दिखाई के लिए दादी सास की दी हुई ड्रेस पहनकर आ जाती है, जिसके बाद उन दोनों बहू का अच्छे से मुंह दिखाई का रस्म किया जाता है और अब दोनों बहुएं मिलजुल कर रहती हैं। इस तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो।